स्वागत है आप सभी लोगों का भारतीय राज्य व्यवस्था और संविधान के ऐसे मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्नों के सुपरफास्ट रिवीजन के लिए जो बार बार आपकी परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। पिछले लेक्चर में हम लोगों ने अपने प्रश्नों को जहां पर छोड़ा था, चलिए आज उसी के आगे स्टार्ट करते हैं। तो देखते हैं आज का अपना पहला प्रश्न। हमारा पहला प्रश्न है, भारत में सबसे पहले लोक अदालत का आयोजन कहाँ पर किया गया? तो भारत में सबसे पहले लोक अदालत का आयोजन गुजरात में किया गया था। चलिए आगे बढ़ते हैं। एक महत्वपूर्ण समिति है जिसका नाम है काका कालेलकर आयोग। तो काका कालेलकर आयोग का गठन कब किया गया था? तो 1953 में काका कालेलकर आयोग का गठन किया गया 1953 में। भारत के अंतिम अंग्रेज वायसराय कौन हैं? तो ये तो हम बचपन से ही पढ़ते आए हैं कि भारत के अंतिम अंग्रेज वायसराय लॉर्ड माउंटबेटन थे। तो लॉर्ड माउंटबेटन अंतिम अंग्रेज वायसराय थे, इस चीज़ को आप ध्यान में रखिएगा। पाकिस्तान और बांग्लादेश कब तक भारत के अंग थे? तो पाकिस्तान और बांग्लादेश 13 अगस्त 1947 तक भारत के अंग थे, यानी कि 14 अगस्त की रात में भारत और पाकिस्तान के बीच में बंटवारा हो गया था। इस प्रकार 13 अगस्त 1947 तक पाकिस्तान, बांग्लादेश और भारत ये एक ही थे। आगे बढ़ते हैं। भारत एक धर्मनिरपेक्ष देश है, इसका क्या तात्पर्य है, इसका क्या मतलब है? तो धर्मनिरपेक्ष का मतलब होता है भारत देश सभी धर्मों का महत्व समान रूप से स्वीकार करता है। भारत देश सभी धर्मों का महत्व समान रूप से स्वीकार करता है, यही धर्मनिरपेक्ष देश का मतलब होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। गणतंत्र का क्या अर्थ होता है? तो ऐसा राज्य, भारतीय संविधान में जहाँ भी राज्य शब्द का उल्लेख किया जाए उसको आप देश समझिएगा, ठीक है। तो ऐसा राज्य जहाँ का अध्यक्ष वंशानुगत ना होकर जनता के द्वारा चुना जाता है, ऐसे देश को, ऐसे राज्य को गणतंत्र कहते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। बिहार राष्ट्रभाषा परिषद पटना का गठन कब किया गया? तो बिहार राष्ट्रभाषा परिषद पटना का गठन 1950 में किया गया था। ये कोई आपके लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न नहीं है, इसको आप छोड़ सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 14 में कानून की समानता का अधिकार दिया गया है। तो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 14 में कानून की समानता का अधिकार है, और ये कहाँ से लिया गया है? ये ब्रिटेन से लिया गया है। अगला प्रश्न हमारा एक महत्वपूर्ण कथन है जिसको केटी शाह ने कहा था। तो केटी शाह ने क्या कहा था? किसी भी राष्ट्र का नीति निदेशक तत्व एक ऐसा चेक होता है जिसे सुविधापूर्वक भुनाया जा सकता है। ये किसने कहा था? ये केटी शाह ने कहा था कि भारत का नीति निदेशक तत्व ऐसा चेक है जिसे सुविधानुसार भुनाया जा सकता है। केटी शाह ने ये कहा था। चलिए आगे बढ़ते हैं। समान नागरिक संहिता, जिसको अंग्रेजी में कॉमन सिविल कोड कहते हैं, इसको लागू करने वाला एकमात्र राज्य कौन सा है? तो समान नागरिक संहिता को लागू करने वाला एकमात्र राज्य गोवा है। नागरिकों के लिए समान नागरिक संहिता किस अनुच्छेद में बताया गया है? तो भारत के नागरिकों के लिए समान नागरिक संहिता का जो वर्णन किया गया है वो आर्टिकल 44 के अंतर्गत किया गया है, और समान नागरिक संहिता को लागू करने वाला एकमात्र राज्य गोवा है, जिसे आप लोग ऊपर पढ़ चुके हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। उच्च न्यायालय यानी कि हाई कोर्ट और सर्वोच्च न्यायालय नागरिकों के मौलिक अधिकारों की रक्षा हेतु जारी किया गया आदेश क्या कहलाता है? तो हाई कोर्ट अथवा सुप्रीम कोर्ट के द्वारा नागरिकों के मौलिक अधिकारों की रक्षा के लिए जारी किया गया जो आदेश कहलाता है वो परमादेश कहलाता है। वो ये किस आर्टिकल के अंतर्गत आता है? तो सुप्रीम कोर्ट आर्टिकल 32 के अंतर्गत इसे जारी करती है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। किसी भी बंदी को 24 घंटे के अंदर सशरीर न्यायालय के सामने पेश करना समादेश कहलाता है। और ये किसके अंतर्गत आता है? ये बंदी प्रत्यक्षीकरण के अंतर्गत आता है, जिसे हार्बस कार्पस भी कहते हैं। तो हार्बस कार्पस क्या किसे कहते हैं? बंदी प्रत्यक्षीकरण को कहते हैं। और ये इसके अंतर्गत क्या होता है? इसके अंतर्गत जब पुलिस किसी भी व्यक्ति को गिरफ्तार करती है तो उसे 24 घंटे के अंदर न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत करना होता है। और ये किस आर्टिकल में है? आर्टिकल 32 के अंतर्गत ऐसा किया जाता है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। सूचना के अधिकार का विधेयक कब पारित हुआ था? तो सूचना के अधिकार का जो विधेयक है वो 2005 में पारित हुआ था। और इस सूचना के अधिकार को विधेयक को पारित करवाने के लिए कौन से अग्रणी व्यक्ति थे? तो अरुणा राय। अरुणा राय एक अग्रणी व्यक्ति थी जिनके कहने पर, जिनकी सिफारिश पर सूचना के अधिकार को पारित किया गया। कब पारित किया गया? 2005 में पारित किया गया। चलिए आगे बढ़ते हैं। ऑल इंडिया सर्विसेज
के सदस्यों की नियुक्ति कौन करता है? तो केंद्र सरकार में जो ऑल इंडिया सर्विसेज होती हैं उनमें जितने भी सदस्य होते हैं उनकी नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा किया जाता है। ये हमें पता है, कोई बहुत बड़ा ये प्रश्न नहीं है। आगे बढ़ते हैं। सुप्रीम कोर्ट के अन्य न्यायाधीशों जिसमें मुख्य न्यायाधीश को छोड़कर को शपथ कौन दिलाता है? तो हमें ये पता होना चाहिए कि सुप्रीम कोर्ट में जो मुख्य न्यायाधीश होता है उसे शपथ राष्ट्रपति दिलाता है, और जो सुप्रीम कोर्ट के अन्य न्यायाधीश होते हैं उन्हें शपथ यही मुख्य न्यायाधीश दिलाता है। तो सुप्रीम कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश सुप्रीम कोर्ट के अन्य न्यायाधीशों को शपथ दिलाते हैं। राज्यपाल को शपथ ग्रहण कौन कराता है? तो किसी भी राज्य के राज्यपाल को शपथ ग्रहण उस राज्य के उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश कराता है। तो जिस भी राज्य के राज्यपाल को शपथ ग्रहण कराना होता है उस संबंधित राज्य के हाई कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश राज्यपाल को शपथ दिलाता है। इस चीज़ को आप ध्यान रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। हिंदी को भारत की राजभाषा के रूप में कब स्वीकार किया गया? तो हिंदी को भारत की राजभाषा के रूप में 14 सितंबर 1949 को स्वीकार किया गया। 14 सितंबर 1949 को हिंदी को भारत की राजभाषा के रूप में स्वीकार किया गया है। यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, हिंदी भारत की राजभाषा है, राष्ट्रभाषा और मातृभाषा नहीं है, और इसीलिए इस 14 सितंबर को हम लोग हिंदी दिवस के रूप में मनाते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। उत्तर प्रदेश के बाद कौन सा राज्य है जो सबसे बड़ी संख्या में लोकसभा सांसदों को भेजता है? तो उत्तर प्रदेश के बाद सबसे बड़ी संख्या में लोकसभा सांसदों को भेजने वाला जो राज्य है उसका नाम महाराष्ट्र है। ठीक है, वह कौन सा भारतीय राज्य है जो लोकसभा के सबसे ज़्यादा प्रतिनिधि भेजता है? तो लोकसभा के सबसे ज़्यादा प्रतिनिधि भेजने वाला राज्य कौन सा है? उत्तर प्रदेश है। टोटल कितने प्रतिनिधि भेजता है? 80 लोकसभा सांसद उत्तर प्रदेश से चुने जाते हैं। आगे बढ़ते हैं। भारत की प्रथम न्यायपालिका की स्थापना कहाँ पर की गई थी? तो भारत की प्रथम न्यायपालिका की जो स्थापना की गई थी वो चेन्नई में किया गया था। चलिए आगे बढ़ते हैं। बजट पूर्व आर्थिक समीक्षा कहाँ पर प्रस्तुत किया जाता है? तो बजट से पहले एक आर्थिक समीक्षा आती है जो केवल और केवल लोकसभा में ही प्रस्तुत की जाती है। तो बजट पूर्व आर्थिक समीक्षा केवल और केवल लोकसभा में प्रस्तुत किया जाता है। आगे बढ़ते हैं। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 12 में क्या लिखा गया है? सॉरी 12 नहीं, अनुच्छेद 112। तो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 112 में वार्षिक वित्तीय विवरण का बारे में बताया गया है। तो वार्षिक वित्तीय विवरण, जिसको हम लोग बजट भी कहते हैं, यह भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में लिखा गया है? तो अनुच्छेद 112 में वार्षिक वित्तीय विवरण के बारे में बताया गया है। चलिए आगे बढ़ते हैं। राज्य सरकारों की बजट के संबंध में व्यवस्था किस अनुच्छेद के तहत की जाती है? तो राज्य सरकारों को बजट के संबंध में जो व्यवस्था की जाती है वो अनुच्छेद 202 के अंतर्गत किया जाता है। तो आर्टिकल 202 के अंतर्गत राज्य सरकारों को बजट के संबंध में व्यवस्था किया जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये बहुत ही महत्वपूर्ण आपका डाटा है, फैक्ट है, जिसमें लिखा गया है कि भारतीय संविधान के भाग 17 में संघ की राजभाषा हिंदी और लिपि देवनागरी होगी, ऐसा किस आर्टिकल में लिखा गया है? तो भारतीय संविधान के भाग 17 अनुच्छेद 343 के फर्स्ट में लिखा गया है कि संघ की जो राजभाषा होगी वो हिंदी होगी और लिपि होगी वो देवनागरी होगी। तो इस पूरी लाइन से आप कम से कम 4-5 प्रश्न बना सकते हैं। किस आर्टिकल में है? आर्टिकल 343 के फर्स्ट में है। किस भाग में है? भाग 17 में है। राजभाषा क्या है भारत की? हिंदी की। लिपि क्या है भारत की? देवनागरी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। संघ की राजभाषा के रूप में हिंदी को मान्यता कब प्रदान की गई? तो संघ की राजभाषा के रूप में हिंदी को मान्यता, इसे अभी हम लोग ऊपर पढ़ चुके हैं, 14 सितंबर 1949 को प्रदान की गई थी। आगे बढ़ते हैं। भारत में सर्वाधिक बोली जाने वाली भाषा कौन सी है? तो भारत में सर्वाधिक बोली जाने वाली भाषा हिंदी है और दूसरे नंबर पर बांग्ला भाषा बोली जाती है। तो फर्स्ट नंबर पर हिंदी है, सेकेंड नंबर पर कौन सी है? बांग्ला भाषा है। चलिए आगे बढ़ते हैं। इटालियन ऑफ द ईस्ट किसे कहा जाता है? तो इटालियन ऑफ द ईस्ट तेलुगु भाषा को कहा जाता है। तो तेलुगु भाषा को इटालियन ऑफ द ईस्ट कहा जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। पंजाबी भाषा किस लिपि में लिखी जाती है? तो पंजाबी जो भाषा है वो गुरुमुखी लिपि में लिखी जाती है। गुरुमुखी लिपि में कौन सी भाषा लिखी जाती है? पंजाबी भाषा लिखी जाती है।
आगे बढ़ते हैं। संविधान की अष्टम अनुसूची यानी कि 8वीं अनुसूची में वर्तमान समय में 22 भाषाओं का उल्लेख है। तो संविधान की 8वीं अनुसूची में किसका उल्लेख है? भाषाओं का उल्लेख है। वर्तमान समय में कितनी भाषाएं हैं? 22 भाषाएं हैं। लेकिन मूल संविधान में कितनी भाषाएं थीं? तो मूल संविधान में केवल 14 भाषाएं थीं। तो मूल संविधान में 14 भाषाएं थीं। ये किस अनुसूची में आता है? 8वीं अनुसूची में आता है। वर्तमान समय में कितनी भाषाएं हैं? 22 भाषाएं हैं। इस चीज़ को आप याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। राजभाषा आयोग का गठन कब किया गया? तो राजभाषा आयोग का गठन 1955 में किया गया था। इसके अध्यक्ष कौन हैं? तो इसके अध्यक्ष बीजी खेर हैं। तो राजभाषा आयोग के जो अध्यक्ष हैं वो बीजी खेर हैं और इसका गठन 1955 में किया गया था। चलिए आगे बढ़ते हैं। हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? तो भैया हिंदी दिवस जो है अभी ऊपर पढ़ चुके हैं हम लोग, 14 सितंबर को मनाया जाता है, क्योंकि 14 सितंबर 1949 को हिंदी को राजभाषा के रूप में स्वीकार किया गया था। और आगे बढ़ते हैं। अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस कब मनाया जाता है? तो अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस 21 फरवरी को मनाया जाता है। दोनों डेट आप याद रखिएगा। हिंदी दिवस 14 सितंबर, अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस 21 सितंबर। तो आज के लिए हम लोग बस इतने ही प्रश्न रखते हैं। इसके आगे के प्रश्नों को हम लोग अपने अगले लेक्चर में सॉल्व करेंगे। आप सभी लोगों को वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।